चलो हम लोग पहले रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम लोग ने कल के क्लास में एक्सेप्शंस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट किया था, ये बराबर ना? ये बेटा एक्सेप्शंस क्या होते हैं? समथिंग विच फॉलोज द लॉ कि डज नॉट फॉलो द लॉ? डज नॉट फॉलो द लॉ। सो लॉ क्या बोलता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। पर एक्सेप्शंस में अपने को डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा नहीं, या तो इनवर्स मिलेगा या तो कुछ भलता ही मिलेगा, जैसे कि लेबर का सप्लाई। लेबर के सप्लाई का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड के बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है? क्योंकि अगर मेरा वेजेस बढ़ेगा तो मेरा आवर्स बढ़ेगा। अप टू अ सर्टन पॉइंट ऐसा ही होएगा कि और वेजेस बढ़ेगा और आवर्स बढ़ाऊंगा, पर जिंदगी भर तो ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए चाहिए, लीजर के लिए चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए। तो जब मेरा वेजेस और बढ़ जाएगा तो मैं मेरा आवर्स कंपेरेटिवली कम कर देगा। इसीलिए अपन ने एक कर्व बनाया जो बैकवर्ड बेंडिंग बना। तो कहना है इसे लेबर का जो सप्लाई कर्व है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई बिकॉज इट स्लोप्स बैकवर्ड। वो डायग्राम को बनाने के लिए एक छोटा सा लॉजिक दिया था, 4 बार 4, क्योंकि अपन 1.5 है तो कर्व बराबर बनता है। तो 4 बार 4 का मतलब क्या कि वाई एक्सिस पर H1 H2 इन तीन दोनों के बीच में या इन तीनों के बीच में गैप 4 लाइन का। वाई एक्सिस पर के बाद एक्स एक्सिस पे भी 4 4 सेंटीमीटर, दैट इज W1 एंड, नहीं उल्टा बोला ना, H1 एंड H2। और H से H1 के लिए इट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर विद दैट? H से H1 4 और H से H2 के लिए 1.5 सेंटीमीटर। वो डायग्राम है बेसिकली, अपन ने कल देखा भी है कि कैसे ड्रॉ करना है। फिर और 4 एक्सेप्शंस थे। सबसे पहला एक्सेप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज एग्रीकल्चरल गुड्स। बेटा इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इज द सप्लाई डिपेंडेंट ऑन प्राइस? इट इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक नेचुरल कंडीशन। तो अगर तुझे कोई ऑफर ज्यादा प्राइस करता है, will you be able to supply more of agricultural goods? Somebody is offering you a very high price, can we increase the supply? No. Why we cannot increase the supply? Because they are agricultural goods whose production is dependent on the natural or climatic conditions, so supply will remain constant in case of agricultural goods। बराबर। फिर हम लोगों ने देखा था एक और कैटेगरी ऑफ गुड्स था या कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था अर्जेंट नीड फॉर कैश। तो अगर अर्जेंट नीड ऑफ कैश रहेगा, जनरली लॉ क्या बोलता है? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। पर अगर मेरे को कैश का जरूरत रहेगा तो विल आई बी वेटिंग फॉर अ हायर प्राइस? मेरे को जो प्राइस मिलेगा मैं वो प्राइस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इवन एट अ लोअर प्राइस आई विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर, देयरफॉर द रिलेशनशिप इज इनवर्स। एंड वन लास्ट पॉइंट, नहीं इसके बाद एक और पढ़ा था हम लोगों ने जिसका नाम था पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स का प्राइस कम मिलता है तो सप्लाई कम होना चाहिए, पर अपन सप्लाई क्या करते हैं? कांस्टेंट। रादर कांस्टेंट से भी मैं ऐसा बोल सकता है कि वी इंक्रीज द सप्लाई, क्योंकि मैं वैसे ही वो चीज़ों को स्टोर करके रखेगा नहीं। सो कंपेरेटिवली मेरा सप्लाई कांस्टेंट है, मतलब कम से ज़्यादा है। therefore even at a lower price I am willing to supply more in case of perishable goods, क्योंकि अगर उसको रखा अपने पास तो उसको स्टोर कर सकते हैं कि बिगड़ जाएंगे। एंड फाइनली वन लास्ट पॉइंट वाज विच आर्टिकल्स? रेयर गुड्स या तो रेयर आर्टिकल, क्या उसका सप्लाई बढ़ सकता है, कम हो सकता है, क्या हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा? क्यों हमेशा कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि रेयर आर्टिकल्स का प्रोडक्शन ही बढ़ नहीं सकता है। प्रोडक्शन नहीं, आउटपुट नहीं, स्टॉक नहीं, तो सप्लाई बढ़ सकता नहीं। यार वी क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला मेरे को बताओ, सप्लाई गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डैश एंड डैश। लेफ्ट में राइट में ऐसा अपन ने बनाया ना। तो सप्लाई किसकी किसकी वजह से अफेक्ट होता है? प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ कंसर्न गुड, या तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी। प्राइस की वजह से होगा तो हमने इस रिश्ते को नाम क्या दिया है? वेरिएशन। ये भी सही है, वेरिएशन इन क्वांटिटी सप्लाइड या तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वेरिएशन के दो बच्चे हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब होएगा? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, हायर द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ के पर्टिकुलर कमोडिटी।
चलो उसके बाद कैन आई से हायर द प्राइस हायर द सप्लाई इज कॉल्ड एज, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. अपवर्ड मोमेंट इन प्राइस, downward moment in price, therefore there is a movement along the different supply curve के same supply curve. बेटा मूवमेंट हमेशा सेम सप्लाई के ऊपर होता है, शिफ्ट अलग अलग सप्लाई के ऊपर होता है. मतलब इन शॉर्ट अगर तूने वो डायग्राम देखा रहेगा ना, इट इज सेम एज लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला था, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई. तो डायग्राम और लॉजिक सब कुछ कैसा है, लॉ ऑफ सप्लाई जैसा. तो देख नीचे अपन ने लिखा है लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस वेरीज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. फिर आते हैं अदर फैक्टर्स देन प्राइस. अदर फैक्टर्स देन प्राइस की वजह से जब सप्लाई में बदलाव आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज. अदर उसको बोलते क्या है ये तो, हाँ. तो चेंज इन सप्लाई के दो बच्चे हैं, एक का नाम इंक्रीज एक का नाम डिक्रीज. इंक्रीज और डिक्रीज में होता क्या है, इफ एट द सेम प्राइस मोर इज सप्लाइड, सेम मोर. So if at the same price more is supplied, then it is called as increase. If at the same price less is supplied, then it is called as decrease. तो दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक का नाम इंक्रीज और एक का नाम डिक्रीज. यार जी क्लियर विद दैट. फिर हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज और डिक्रीज में कर्व किधर शिफ्ट होता है, टू द राइट या तो टू द राइट में गया तो इंक्रीज, लेफ्ट में गया तो डिक्रीज. इसको हमने नाम दिया मूवमेंट के शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. शिफ्ट किधर होता है, या तो राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड. एंड यहाँ पर प्राइस जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स विल वेरी या चेंज. बराबर है. फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किया. व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट एग्जैक्टली इक्वल चेंज, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. डिमांड के सप्लाई क्या बोलना चाहिए अभी, सप्लाई, क्योंकि मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज. रिलेटिवली इलास्टिक में कर्व स्टीपर आएगा कि फ्लैटर आएगा, रिलेटिवली क्या बोला है, इलास्टिक का मतलब चेंज कम है कि चेंज ज्यादा है, ज्यादा चेंज आएगा तो फ्लैटर कर्व, कम चेंज आएगा तो स्टीपर. सो व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग अबाउट लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई. ये बराबर है. एंड व्हेन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अच्छा रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब कर्व स्टीपर. When a change in the price of the commodity brings about no change in quantity supplied, then it is called as perfectly inelastic is equal to 0. फिर आता है when a change कि when a slight change. So when a slight change in the price of the commodity brings about tremendous, huge, infinite, immeasurable change in quantity supplied, then it is called as perfectly elastic supply. ये बराबर है, श्योर हो. यस, इट इज अ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस. और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगा तो वर्टिकल लाइन. तो ये भी मैं रिवाइज करवा देता है. 5 कर्व, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मतलब ई इज इक्वल टू, वर्टिकल मतलब ई इज इक्वल टू, फ्लैटर मतलब ई इज ग्रेटर देन 1, स्टीपर मतलब ई इज लेस देन 1, एंड मिडल फिंगर मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट इज इक्वल टू 1. यूनिटरी इलास्टिक. फिर हमने दो मेथड्स पढ़ा था जो मैंने लिख कर आने के लिए बोला था. एक का नाम था रेशियो मेथड और एक का नाम है आर्क मेथड. रेशियो मेथड इज यूज्ड व्हेन द चेंज इज स्मॉल, आर्क मेथड विल बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज लार्ज. रेशियो का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज वाला फॉर्मूला है. और रेशियो वाला फॉर्मूला जो तू बोल रही है वो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी. क्यू एस आएगा क्वांटिटी सप्लाई, या तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी. ये बराबर है. फिर हमने आर्क मेथड भी किया था, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1. ये बराबर है, श्योर हो. एक और मेथड है पर अपन वो एट द एंड ऑफ द क्लास करेंगे क्योंकि वो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है. तो फिलहाल मैं 12th स्टैंडर्ड रिलेटेड खत्म करके प्रियल को फ्री कर देगा, फिर उसको जो करने का कर सकती है. प्रियल यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग टुडे द ऑब्जेक्टिव्स विच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट उसका टाइम है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है. चल अपन ने ना एक कॉन्सेप्ट लिखा है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉस्ट. प्रोडक्शन करेंगे
तो इनपुट लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू, फिर और कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये बराबर ना? तो इनपुट अगर लगेगा तो क्या इनपुट फ्री में मिलता है? उसके लिए अपने को क्या बेयर करना पड़ेगा? एक खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं क्या है? कॉस्ट। अभी एक कॉस्ट है बेटा जिसका नाम है टोटल कॉस्ट। ये क्या नाम है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्या लिखा? टोटल कॉस्ट में दो कंपोनेंट्स है, एक का नाम और एक का नाम। अभी ये सवाल आता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल में फर्क क्या होता है? नाम में ही मीनिंग है फिक्स्ड। अभी फिक्स्ड को तू सिर्फ अगर मुझे फिक्स बोलेगी तो मैं कैसा समझू? असेट। तू जो बोली वो मस्त बोली, वापस बोल। इट इज परमानेंट, मतलब तू प्रोड्यूस कर या मत कर तुझे बेयर करना पड़ेगा। आउटपुट हो या ना हो तुझे ये कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। यहां पर इस क्लासरूम में व्हाट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? ओके, डेप्रिसिएशन, वो तो डेप्रिसिएशन हो गया उसके ऊपर। क्या नहीं से रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तुम लोग ने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, अगर बच्चे इधर इस क्लास में है या नहीं है, फिर भी रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। सो जो कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है, क्या बोला मैंने? जो कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। सो आउटपुट जीरो है, कैन फिक्स्ड कॉस्ट बी जीरो? तुम लोगों को यहाँ पर फिलहाल छुट्टी था 1 तारीख से लेकर 8 तारीख, 8 दिन लेक्चर नहीं हुए। तो क्या अभी लैंडलॉर्ड को जाकर ऐसा बोलेगा, देख भाई इधर 8 दिन लेक्चर नहीं हुआ, तू हमारे से 22 दिन का ही भाड़ा ले? तो लैंडलॉर्ड बोलेगा दैट इज योर डकिंग प्रॉब्लम, मैं क्या करूं? मैंने तो तेरे को लैंड दिया है, अब तेरे को ये सोचना है कि तुझे इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो इवन इफ आउटपुट इज जीरो, कैन फिक्स्ड कॉस्ट बी जीरो? कैन नॉट बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन एज इट इज, मतलब बराबर बोली तू, एज इट इज मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, बराबर ना? तो अगर मेरा आउटपुट बढ़ गया, हाँ, तो क्या फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा? कम होएगा? नहीं, कहना इसे फिक्स कॉस्ट विल जो है रहेगा वो रहेगा, वो बेयर करना ही पड़ता है। अच्छा, अगर आउटपुट कम हो गया तो भी कांस्टेंट, ऐसे कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। रेंट हो गया, जैसे कि डेप्रिसिएशन, गुड एग्जांपल। इंटरेस्ट ऑन लोन, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेगा ना लोन को, सो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी इज पेड टू एम्प्लॉइज इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक अगर फिक्स्ड होता है तो एक और है जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। बोल बेटा, अगर आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। नाम ही क्या है? जैसे कि वेजेस, वी टीचर्स गेट, मेरे को वेजेस नहीं मिलता, मेरे को फीस मिलता है, क्योंकि टीचर को फी मिलता है। स्किल्ड लेबर का फी होता है, अनस्किल्ड लेबर को वेजेस मिलता है, और जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है उसको सैलरी मिलता है। तो फर्स्ट से लेकर 8 तक अपने को भी छुट्टी था, मेरे को भी छुट्टी था, तो क्या मेरे को वो 8 दिन का कंपनी बोलेगा नहीं नहीं प्रीतेश तेरा घर कैसा चलेगा, तू पैसा रख? नहीं देगा। मतलब अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी, आउटपुट बढ़ाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और आउटपुट कम तो वेरिएबल कॉस्ट भी। तो रिलेशनशिप क्या आया? डायरेक्ट, बराबर है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट बेटा? दोनों फिक्स प्लस वेरिएबल। तो अभी मेरे को सोच के बोलना, टीएफसी का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, बेटा टोटल कॉस्ट सबसे बड़ा होता है ना, तो टोटल कॉस्ट से ही माइनस होएगा। सो कैन आई से इट विल बी टीसी माइनस टीएफसी, ये बराबर है। तो अगर मैं तेरे को बोलूँ कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट 400 है, मेरा फिक्स कॉस्ट 1000 रुपया है, व्हाट इज माई टोटल कॉस्ट? 400, फिक्स 1000 रुपया,
तो कितना 15? ये तुम दोनों बेवड़े हो क्या? 15 बोला ना इसमें। तो मेरा बुढ़ापा, सॉरी दीदी, ये तो बचा बचा लिया तेरे को, नहीं तो मैं तो 15 ही पकड़ता। और ये आत्मा किधर है आज? ऑनलाइन अभी तक आई तो नहीं है। मेरे को मैसेज आया है क्या? नहीं आया। झालं, सोई रहेगी दीदी। आर्यन का मैसेज आया है। हृदय तो आज नहीं आने वाला था ऑनलाइन, क्योंकि आज वो ट्रैवल कर रहा है। परीक्षा बोली थी पर वो आई नहीं। मीटिंग चालू नहीं हो रही है। मैंने तो की है भाई। एक और बार चालू कर देते हैं और क्या। तो अपना अभी तक एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर बात हुआ है, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट is further divided into two types, that is total fixed cost and total variable cost. That cost which is not dependent on output is called as fixed cost. That output which is dependent on output is called as variable cost. So एक होता है fixed, एक होता है variable, दोनों को ऐड कर दो तो बन जाता है total cost. अब टोटल कॉस्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। ये कौन सा कॉस्ट? मार्जिनल। अच्छा, टोटल का मतलब क्या होता है जरा बताओ तो मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टोटल? वेरी गुड। सो कैन आई से टोटल कैन बी कॉल्ड एज सम, टोटल कैन बी कॉल्ड एज एग्रीगेट, all cost of all the units is called as total cost, sum of cost of all the units is called as total cost, aggregate of all the units is called as total। क्या? ग्रॉस। ग्रॉस और नेट है ना, जनरली अपन प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं या डिप्रिसिएशन के लिए यूज करते हैं। कॉस्ट के लिए ग्रॉस और नेट नहीं होता। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू बोलता है। एक कौन क्या बोला? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? बोल, मार्जिनल क्या होता है? ये मार्जिन में बोला है तो बोलती है मार्जिनल होता है। गांजा गांजा परफेक्ट है ये। तेरे को समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, पर ये तूने बोला सही। इट इज एक्स्ट्रा, इट इज एडिशनल, या तो इट इज द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट। लास्ट लिखने का कोशिश था, तू लॉस्ट है तो किसकी टीम में है ना, ये समझ में ही नहीं आता कभी कभी। सो मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, या तो कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या? कोमा कर दूं तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला है। पहले लिखता हूं MC ऑफ n, ये गाली नहीं है, हाँ, इज इक्वल टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1 ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मतलब क्या? समझाता हूं। सपोज कर, बता दे। तो एक एग्जांपल लेना, हो जाएगा। बोल, तू बोली तू समझा रही है इसके लिए तो रुक गया। कितने लिए? सुपर बर्ड। चलो, ये बोलती है कि टोटल कॉस्ट इज 300 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन? 2। ओके, बस सोच इतने से कैसे फाइंड करेगी बता मेरे को। MC फाइंड करना है ना। हाँ डाल, क्या 300 n का हुआ, n का कॉस्ट, वन का कॉस्ट किधर दिया तूने मेरे को? तो ही मार्जिनल मिलेगा, वरना तुझे मार्जिन तो बता ना। वन का, अच्छा 2 माइनस 1 किया तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट? देख तेरे फॉर्मूला में डालता हूं,
MC of 2 is equal to TC of 2 minus TC of 2 minus 1. तो MC of 2 is equal to TC of 2 minus TC of 1. TC of 2 तूने मेरे को 300 दिया, TC of 1 क्या क्या लिखूं इधर? तो मार्जिनल के लिए तेरे को हमेशा कितना लगेगा? 2 कॉस्ट लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता है 3 यूनिट्स। बोल 3 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना? 400 ले लो, ये बोलती है। चलो डन। ऐसा जरूरी है? अच्छा एवरेज निकल रही है तू, एक्स्ट्रा, एडिशनल, लास्ट। तू तो क्या कर रही है? 1 का, 150, 2 का, 300, 3 का, 450। ये तो पर यूनिट कॉस्ट हुआ, उसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो आउटपुट 2 पर मेरा टोटल कॉस्ट 300 है, आउटपुट 3 पर मेरा टोटल कॉस्ट 400 है। तो मेरे को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट ढूंढना है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड का मतलब तीसरे को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा। तो MC ऑफ 3 इज इक्वल टू TC ऑफ 3 माइनस TC ऑफ 3 माइनस 1। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 3 इज इक्वल टू TC ऑफ 3 माइनस TC ऑफ 2। अब मैं इसके अंदर MC ऑफ 3 इज इक्वल टू 400 माइनस 300। देयरफॉर मुझे तीसरे यूनिट को बनाने के लिए 100 रुपए का खर्चा लगा। यार भी क्लियर? यस। 2 तक कितना था? 200, 300। तीसरे के लिए कितना लगा? 400। तो दूसरे से तीसरे तक जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। बराबर। अभी और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं। ये तो एक सिंपल वाला फॉर्मूला था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। MC ऑफ n इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। क्या बोला? चेंज इन अपॉन चेंज इन। इसके लिए एग्जांपल भी चेंज कर रहा हूं। सपोज 5 यूनिट पे मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो 800 रुपया है, और 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट 1200 रुपया है। आंसर बहुत बार लोगों को क्या लगता है मालूम है? 400। ये जो तू बोली वो बराबर है, क्योंकि यहां पर अपन ने कैसे आंसर फाइंड किया? 400 माइनस 300, आंसर 100 आया। तो लोग क्या करेंगे? यहां पर ऐड बोलती है, ये कुछ भी बोलती है। चेंज का मतलब एडिशन नहीं होता है। सो MC ऑफ, अपने को कौन से यूनिट का फाइंड करना है? 10th यूनिट। तो MC ऑफ 10 इज इक्वल टू TC ऑफ 10 माइनस TC ऑफ TO हो गया ये, टोटल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट। ये बराबर क्या बोलिए? राकेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ बोलिए। सुना मैंने है। क्यों? आज है लेक्चर। सो TC ऑफ 10 अपॉन माइनस TC ऑफ 5 अपॉन 10 माइनस 5। तो ये वाले फॉर्मूला में क्या है मालूम है? गैप एक का ही है। क्यों? ये मैं तो समझा रहा है ना, समझ में आएगा। आएगा आएगा पागल, मेरे को वो भी तो SP वाली है, उसको आ रहा है ना। चल TC ऑफ 10 कितना है? 1200। TC ऑफ 5 कितना है? 800 अपॉन 5। सो 400 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 80। ये 120 बोलता है आर्यन, ये 420 पक्का ना? ये यार भी क्लियर? कैलकुलेट। गुड हो गया ना, मतलब प्रॉब्लम था। हाँ छोड़। ए आर्यन, ए आर्यन,
ये देखिए बोलते हैं 800/5 और 1200/5। ए बेवड़े, 1200 माइनस 800/5, तो 400 डिवाइडेड बाय 5, 400 डिवाइड बाय 5 80 रुपया होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल में मैंने ऐसा क्या किया, ये वाले एग्जाम्पल में कहना से गैप सिर्फ एक ही यूनिट का है, जबकि ये वाले एग्जाम्पल में गैप एक यूनिट का है कि एक से ज्यादा का है। अब तू ये वाला एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये TC ऑफ 10 माइनस TC ऑफ 10 माइनस 1 तो 9 होता है, पर मेरे पास कितना यूनिट्स दिया है, तो क्या मैं गैप वाले कॉन्सेप्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो एक्चुअली में कौन सा फॉर्मूला यूज करने का मालूम है? यही वाला फॉर्मूला यूज करने का, क्योंकि उसमें कुछ भी कर ले आंसर करेक्ट ही आएगा। ये बेटर है, मतलब दोनों फॉर्मूला करेक्ट है, बट दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन बोथ, दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इन बोथ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों में यूज हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गैप बिना वाले में यूज हो सकता है। तो पहले कॉस्ट का नाम क्या था? टोटल कॉस्ट। दूसरे कॉस्ट का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। और तीसरे कॉस्ट का नाम तू जो बोल रही थी वो है जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। बोलो बेटा, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? बीच वाला, मतलब कहना इसे मीन, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? पर यूनिट कॉस्ट। एक का गलत है, पर यूनिट, नॉट फर्स्ट यूनिट या 1 यूनिट का। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब टोटल आउटपुट। ये बराबर TC इज इक्वल AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q। सपोज कर अगर मैं तेरे को बोलूं कि मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज ₹2000, then what is my average cost? Total cost is 2000, what is my average cost? So कैसे आया तेरा एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला में? डाल AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q विच इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर इज 400 रुपीज। मतलब हर यूनिट को बनाने के लिए खर्चा कितना है? 400 एवरेज। सो पहला टोटल, दूसरा वाला मार्जिनल, तीसरा वाला एवरेज। अब एवरेज कॉस्ट का भी 2 टुकड़ा है, एक है AFC, एक है AVC। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चल मेरे को बता, एवरेज कॉस्ट, इसको AC को ATC भी बोलते हैं। ATC मतलब एंटी टेररिस्ट सेल, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैन यू गिव मी फॉर्मूला फॉर AFC? ATC अपॉन Q, गलत लिखा ये, माइनस AVC। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर AVC? ATC माइनस AFC। तूने अब भी मेरे को एक फॉर्मूला दिया था, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ऐसे ही AFC का फॉर्मूला क्या रहेगा? कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड करने के लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए तूने क्या फॉर्मूला दिया? जैसे तूने एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट किया, क्या वैसे ही मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट नहीं कर सकता क्या? तू क्या बोली? हाँ, नहीं नहीं, अबा यार, अबा एवरेज वेरिएबल अबा इज इक्वल टू
टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ये बराबर. सो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आई वांट टू कीप देम सिंपल. यस, बस. अच्छा, इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है क्या मैं? तो क्या मिलेगा? इसका मतलब तेरे लिए और 3 फॉर्मूला हो गए. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? मस्त निकिता, एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी. फिर टीएफसी का फॉर्मूला क्या आएगा? एएफसी इंटू क्यू. टीवीसी का फॉर्मूला क्या आएगा? एवीसी इंटू क्यू. देख बेटा, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किया, तो टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. रिपीट कर, एवरेज निकालने के लिए क्या किया? डिवाइड. तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. क्या, आर वी क्लियर? श्योर है? लिखो. टाइप्स ऑफ कॉस्ट. आइए और पूरा बंद करिए. दोनों कर दे, आवाज आ रहा है वैसे भी. आर्यन, तू 5-10 मिनट लेट था. देखो, कुछ हेल्प चाहिए? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी चाहिए रहेगा तो मेरे को बता. नेक्स्ट वीक में 11 के डेमोज है यहाँ पर, तो तू जो भी रहेगा ना उसको यहाँ का नंबर दे देना, हम लोग उसको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे और डेमो के लिए बुला लेंगे. आई थिंक 1, 2 या 3 जून में से कोई 2 दिन रहेगा. अरे वो बोरीवली के लिए था. तुझे क्या लगता है ना टेक्स्ट बुक में? Total cost is the cost of producing all the units. It is the aggregate of producing all the units. So, if you want, मैंने book actually open नहीं किया है. I will just open it and show it to you. Total cost का example भी है जो मैंने तेरे को अभी दिया है. ये रहा. Total cost is the total expenditure incurred by the firm on the factors of production. Then total cost is the sum total of total fixed cost and total variable cost. फिर उसका फॉर्मूला. तो सब कुछ है. यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू रिफर पीए का मटेरियल. कौन से फ्लोर पे? तो ये बोल. नहीं, मैं कहाँ, मुझे कहाँ आता है? मैं अभी थोड़े टाइम पहले कमेंट पास किया था कुछ जो मेरे अगेंस्ट लगा मुझे. तूने क्या बोला था वो बोल पहले मेरे को. ऐसा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रख. अरे तूने उन लोग को क्या बोला था, राकेश सर? ये मुझे सुना ही नहीं दिया था. ऐसा बोला था पक्का ना? क्या, अच्छा मतलब रात को बोलेगी तो फिर सुबह और बहुत कम बोलती है, मतलब बोलती है. ओके ब्रो, मेरे को सुना ही नहीं दिया ना, इसलिए मैंने पूछा कि तू बोलना क्या चाहती है. तो मुझे ऐसा लगा कि तूने ऐसा बोला कि राकेश सर अच्छा पढ़ाते, पर मेरे और राकेश सर का कंपैरिजन क्यों हुआ मुझे वो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं तो इको पढ़ाता हूँ. ओके, थैंक्स ब्रो.
आर्यन, तेरे को अगर कुछ नहीं समझा रहेगा तो समझाऊंगा बेटा। वो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वाला तेरा पार्ट मिस हो गया था। सो लेट मी नो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन सब लिखा है। हाँ हाँ, इजी है, वैसे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो निकिता, तेरे को चाहिए ना तो तू दो 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 तीन तीन लाइन छोड़ सकती है जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज टोटल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने मेरे लैंग्वेज में समझाया है। टीएफसी तक हो गया तेरा? रेड कलर वाला बाकी है। हाँ तो टीएफसी तक स्क्रॉल कर दूं? ओके। जो लोग बेटा मार्जिनल कॉस्ट में, हेलो, सुन रहे लोग? हाँ। जो लेफ्ट वाला फॉर्मूला है वो 12 स्टैंडर्ड में है, जो राइट वाला फॉर्मूला है वो सीए फाउंडेशन में। टोटल कॉस्ट में भी सेम, जो लेफ्ट में फॉर्मूलाज लिखा था वो 12th वाला था, जो राइट में फॉर्मूला लिखा था वो 12th और सीए फाउंडेशन दोनों में। ये सीएफसी के रिलेटेड है। बट ठीक है, तू रहने देना, तेरे क्यों, तेरे को आया ना समझ में? हाँ मतलब करके जा, आएगा, अच्छा है ना। आरसीबी जीत गया, बोलो। मस्त है ना तुम। हलवे। 18 साल के बाद 18 नंबर वाला जीतेगा क्या? बहुत क्रेजी मोमेंट होएगा अगर जीत गया तो। आरसीबी वाले वैसे ही मर रहे हैं। कब हमको ई साल कप ई। हाँ वही वही सेम। सिर्फ छापने के लिए छापना नहीं बेटा, समझ कर करना, ओके। तेरा टीवीसी हो गया प्रियल? तू आरसीबी फैन है आर्यन? तो हारना चाहिए यार, मजा आएगा तेरे को चिढ़ाने का। ऐसा मत बोलो सर। ओके ब्रो। मुश्किल है। अनटिल जयशा हैज अ डिफरेंट प्लान। इतना कैलकुलेट नहीं कर सकती है क्या? क्या टोटल कॉस्ट कितना है? तू बता मेरे को पहले, टोटल कॉस्ट कितना है? तो उतना तो कर। फॉर्मूला से है ना।
अरे पर होने दे, हाँ, तो नहीं आने भी नहीं वाले वैसे भी, ये ले इतना है। नहीं भगा रहे, चिल ब्रो। हम्म हम्म हम्म, थ्री थ्री। नहीं, तो मुझे क्यों पूछ रही है? देख, इम्पोर्टेंट तो कॉन्सेप्ट है बेटा, यू नीड टू। हम्म, होने दे बेटा, मैं करेगा जब उसका हो जाएगा। फॉर्मूला खुद से नहीं लिख सकती है तू, राइट डाउन। एटीसी का फॉर्मूला पढ़ाया तो सही तेरे को, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एटीसी? वो तो अपन ने राइट हैंड साइड पर लिखा था। तो एटीसी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी, वो वाले तीन फॉर्मूलाज ली। बेटा तू चेंज वाला जो फॉर्मूला बोल रही है वो गलत है प्रियल, क्योंकि चेंज वाला फॉर्मूला तो मार्जिनल में आता है। ये वाला जो है, ये वाला जो है ना फॉर्मूला, ये ट्वेल्थ में है। और ये वाले जो फॉर्मूला है वो सीए फाउंडेशन में है, डिवीजन वाला, पर यूनिट। बोर्ड्स में ये वाला है, और फाउंडेशन में वो और ये दोनों है। तो एक्चुअली मैं तेरे को बताऊँ ना, सुनो मेरा बात, ये जो पूरी चीज़ मैंने लिखी है ना, ए एफ सी और फॉर्मूलाज, तुम लोगों को ट्वेल्थ में सिर्फ इतना ही है। और ये पूरा जो मैंने लिखा है, ये पूरा सी ए एफ सी का है। तो तुमको ट्वेल्थ में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट का, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो पूरा सी एफ सी रिलेटेड है। कम द और मैं तो बोलता हूँ नॉलेज होना चाहिए, क्या गलत है? यू शुड बी अवेयर ना, कि फिक्स भी है, वेरिएबल भी है। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, बराबर। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टी एफ सी अपॉन क्यू। तो टी एफ सी कॉन्स्टेंट है, और अगर आउटपुट बढ़ गया तो ए एफ सी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लासरूम का भाड़ा 50,000 रुपया है, और इसके अंदर बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे बैठे हैं। तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स? 5,000। यही अगर 20 स्टूडेंट हो गया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि 50,000 डिवाइड बाई 20 करूंगा तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट 2,500 ही आएगा। और अगर 50 बच्चे बैठ गए इस क्लासरूम के अंदर, तो 50,000 डिवाइड बाई 50, मेरा पर यूनिट कॉस्ट 1,000 ही आएगा। एवरेज फिक्स्ड का बात कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिमिनिशेस एज आउटपुट राइजेस। ये सब अपन करने वाले सीए फाउंडेशन, फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला दिया है। पर तुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहता है। हुआ ये? चलो, तो जैसे टाइप्स ऑफ कॉस्ट था, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। चलो, रेवेन्यू के अंदर भी टोटल कितने टाइप्स है? तीन। पहले का नाम है टोटल रेवेन्यू, दूसरे का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू, और चौथे का चौथा बोल रहे हैं, मेरा चौथा आ गया। सो कैन आई से द फोर्थ वन इज बाय द नेम, थर्ड, फोर्थ को क्या बोल रहे हैं, थर्ड वन इज बाय द नेम ऑफ एवरेज रेवेन्यू। ऐसा रेवेन्यू में फिक्स्ड रेवेन्यू, वेरिएबल रेवेन्यू होता है क्या? तू सोच, नहीं लॉजिक लगा, लॉजिक। हाँ, बता जरा, व्हाट इज द फिक्स्ड रेवेन्यू? हाँ हाँ, बता, बता एक एग्जांपल, व्हाट इज द फिक्स्ड इनकम?
कंपनी के लिए वो खर्च है, वो कॉस्ट में आता है। रेवेन्यू का किसका? कंपनी का। कॉस्ट कंपनी का, रेवेन्यू। प्रोफेशनल एकेडमी के लिए व्हाट इज अ फिक्स्ड रेवेन्यू? वो फिक्स्ड है। तू एडमिशन लेगी तो रेवेन्यू होएगा, तू एडमिशन नहीं लेगी तो रेवेन्यू नहीं होएगा। अच्छा, तूने तो कहीं और ही फीस भरा हुआ है। करेक्ट। मैं मतलब छोड़, ऐसा फिक्स्ड रेवेन्यू वेरिएबल रेवेन्यू कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये देख छापेगी, कुछ भी नहीं होता है बेटा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ही होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हाँ जी, एग्जैक्टली इतना सिंपल लॉजिक था, ये क्यों कॉम्प्लिकेट करती है कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो कल जैसे कि ये तुम्हारे लिए नाश्ता लेने के लिए गई थी, दाबेली वाले के पास से उसने कितना दाबेली लाया? 3। एक दाबेली कितने का है? 25 रुपए का एक दाबेली, 3 दाबेली खरीदा, तो दुकानदार का रेवेन्यू 75। भाई इसमें फिक्स्ड कौन सा, वेरिएबल कौन सा, बोलना क्या चाहते हो? इसीलिए मैं बोला थोड़ा घुटने का इस्तेमाल कर, सॉरी दिमाग का इस्तेमाल कर। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है? फिर मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या अच्छा, टोटल के लिए अपन क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हैं? इट इज द सम, इट इज ऑल यूनिट्स, या तो इट इज एग्रीगेट। नहीं है ना ये वर्ड अपने मटेरियल में, तो मैं नहीं लिख सकता है। परमानेंट क्या गलत है? परमानेंट रेवेन्यू वो कॉस्ट के लिए था। तू लिख। चल अभी मार्जिनल रेवेन्यू का बात करते हैं। मार्जिनल के लिए अपन पहले भी बोल चुके हैं, इट इज एडिशनल, एक्स्ट्रा, या तो कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, यहां पर आएगा रेवेन्यू ऑफ लास्ट यूनिट। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1। जब डेटा स्ट्रेट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर अगर डेटा रहेगा 2 4 6 8, गैप वाला है, गैप वाला है कि नहीं? तो जब गैप वाला रहेगा तो एम आर ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, आउटपुट। एंड एवरेज रेवेन्यू के लिए तुम लोग ने मेरे को क्या बोला था? इट इज कॉल्ड एज विच यूनिट? या इसको अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहते हो तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीन। मीन होता है ना? हाँ, तो मीन मीडियन मोड वाला मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। खत्म, लिखो, हो गया। खत्म, इजी है ये। और जब बेस एक, क्यों है, तू जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है ना वो पढ़, अपने को एक चैप्टर में आने वाला है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट नाम का एक चैप्टर है। नहीं तेरे को और है ना, जस्ट दैट नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट ऑफ सम अदर चैप्टर, सो स्टडी इट राइट नाउ। अपन मरीज में क्या लेकर आइए। गजब, रोज रोज बाहर का खाते हो सालो। बहुत बड़ी बात है यार, क्या बताओ। ये तुम लोग को चाहिए तो ये जो है ना सम, ये सब इधर लिखना, सम ऑल एग्रीगेट। तुम्हारा प्रेजेंटेशन यू मेक इट द वे यू वांट इट। और मेरे को तो रियल ये भी चाहिए कि तू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे। रीजन, ये लोग तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं, सुन मेरा, मैं पढ़ाने वाला है सीए फाउंडेशन का, पर जो मैं पढ़ाने वाला है ना वो सेम कॉन्सेप्ट एक दूसरे चैप्टर में भी आने वाला है।
अभी बैठना है, फिर जब वो हो जाएगा ना उसके बाद तुझे एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव्स है अपने मटेरियल में वो सॉल्व करना है। अपन याद है 11th स्टैंडर्ड में कैसा करता था, चैप्टर खत्म होता था तो हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स करते थे कि नहीं करते थे? अरे पर ऑब्जेक्टिव्स करते थे कि नहीं करते थे? बस। 12th में टेक्सचुअल क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट पे आता है। सच्ची नहीं आता है तेरा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक दिखाऊं तेरे को, ये देख शौक होएगा तेरे को। एक सेकेंड प्लीज प्लीज, ये देख, ये 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक मैं ओपन करता हूँ। किधर गया, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ओपन नहीं किया मैंने। ओह, नहीं ओपन किया, पर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तू देखेगी ना तो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के अंदर तेरा 5 ऑब्जेक्टिव है, हर एक में एक दो एक दो एक दो, कुछ थोड़ा अच्छी। अपना वाला तू देख कितना डिटेल में बनाया हुआ है। तो टू बी ऑनेस्ट तेरे को क्या लगता है वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से थोड़ी ना देंगे? फिर इजी होगा। क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स में फर्क होता है। कुछ नहीं, इसके लिए तो ये लोग सीए कर रहे हैं ना, क्योंकि 12th के साथ सीए करना पॉसिबल है, एफर्ट ज्यादा है, दैट्स इट। बाकी कुछ डिफिकल्ट थोड़ी है। चलो हो गया क्या ये? क्या? हम्म। हम्म। चाय नहीं मिला? वाह। और तुमने सर का रॉयल वाला पच का किया। बेचारे वो तुम्हारे साथ रैपो बिल करने का ट्राई करते हैं और तुम निचड़ लोग। तो कॉफी बोल देते सर को। अरे उस बेचारे का खर्चा भी तो सोचो सालो, फैंटा, एक चाय 5 रुपए का 10 रुपए का, उसके बजट में भी तो फिट होना चाहिए। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल लिखो टोटल रेवेन्यू के लिए। लिखना है ये वाला, वो वाला पेज, ये देवड़ी। तुमने एक के नीचे एक नहीं लिखा। हाँ, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल लिख ले। इफ अ फर्म सेल्स 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट 100 पर यूनिट। लिखेगी तो अच्छा है। नहीं है क्या जगह तेरे पास? मतलब तू ऐसा बोल रही है कि प्राइस 10 है और यूनिट्स 100 है, मेरे को चलेगा, आई डोंट माइंड। इफ अ फर्म से, ओके ब्रो, प्राइस 100 है फिर।
क्या 11th वाले एसपी सर ना? हाँ। हम्म। 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 ये मार्जिनल रेवेन्यू का एग्जाम्पल है। एग्जाम में तुमको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो सालो आलसी मरा मत करो और लिखो। आगे बढ़ो। एग्जाम्पल मार्जिनल रेवेन्यू का। हम्म। ये पागल हो गई है। प्रिंटिंग एरर। इफ द टोटल, ये रहा एवरेज का एग्जाम्पल। हाँ बेटा, सबका लिखना है। अभी एक ही बचा है, उसमें क्यों आलस करती है? नहीं। वाह। और कोई टेक्निक है क्या लिखने का तेरे पास? पैर से लिखती थी? ये हाँ, मतलब इसके बाद आई डोंट थिंक सो राकेश सर का आज मेरे को कल और परसों का टाइम टेबल नहीं पता। तो कल सिर्फ मेरा ही है। तो सर का अगर सब कंप्लीट हो गया जो एग्जिस्टिंग चैप्टर का है, तो लास्ट नया चैप्टर सर नहीं लेंगे। तो तुम्हारा जो भी एग्जिस्टिंग चैप्टर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके नेक्स्ट वीक से विल बी इनिशिएट। चलो ये हो गया क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाथ में ले रहा हूँ। हाँ, बट एग्जाम्पल दोनों अलग है ना बेटा। यहाँ पर 10th यूनिट और 11th यूनिट लिया है। हाँ, वो तो एग्जाम्पल है। चलो बुक्स बंद कर दो, ध्यान इधर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड क्वांटिटी। सो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज मेरे को बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? डायरेक्ट है कि इनवर्स है? अक्षिता बताएगी तो हो गया फिर। नहीं देखा तो मुंह से बोल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? Inverse. So at a higher price, low will be demanded. At a lower price, higher number of units will be demanded. तो यहाँ पर मैंने लिखा 100, 200, 300, 400, 500 यूनिट्स। क्या ये बराबर है? प्राइस 5 का कितना हो गया? 4। हाँ, मतलब 5 से 4। तो यूनिट्स कितने हो गए? 100 के 200। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई?
नंबर्स अभी तुम लोग दो। ये ऐसा मैकेनिकल है कि लॉजिकल है? मैकेनिकल मतलब लॉजिकल क्या है कि हायर प्राइस पर द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई हायर नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मुझे बता कि यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई के मुकाबले में क्या है? वो अरे RISION। ये एल नहीं है, वो डॉट के जगह पर एमएम है। बस कंपैरिजन बनने से क्या ही। तो तू भी नहीं नहीं, मैंने तो गलती से मैंने बोलो यहाँ पर कंपैरिजन में डिमांड इज डैश देन सप्लाई। पक्का? कहना है इसे डिमांड जब सप्लाई के मुकाबले में कम है तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एज एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? या तो हम इसको बोलेंगे एज सरप्लस। क्या बोलेंगे इसको? तो इकोनॉमी के अंदर व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, इसको मैं एक सेकेंड, डेफिसिट नहीं बोलते, स्केर्सिटी बोलते हैं। मैं क्या करूँ, जो है वो है। सो डिमांड इज लेस देन सप्लाई को अपन ने क्या नाम दिया? या तो हमने बोला इसको एज एक्सेस सप्लाई, और वी यूज द वर्ड सरप्लस। और बेटा ऐसे सिचुएशन में प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? प्राइस को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बेचने के लिए माल ज्यादा है और खरीदने के लिए लोग कम है, तो प्राइसेस और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसेस और बढ़ाएगा तो डिमांड और कम हो जाएगा। तो कहना से ऐसे टाइम पर प्राइस क्या होना चाहिए? फॉल। हाँ, कम चलेगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर तीन कॉन्सेप्ट है, सरप्लस, स्केर्सिटी और इक्विलिब्रियम। बोल सकती है तू प्राइस डिक्रीज हुआ है ना, अदर फैक्टर्स में वो अलग है। यू कैन से प्राइस हैज फॉलन डाउन, प्राइस हैज डिक्रीज, वॉट एवर। फॉल इज अ बेटर वर्ड आई बिलीव। चल नेक्स्ट वाले केस में मेरे को एक बात बता, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा था, यहाँ पर क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? डिमांड इज, आता हूं मैं उस पर भी, पहले ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट मिला। तो डिमांड इज, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, कैन आई तो कॉल इट एज इक्विलिब्रियम। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। प्राइस बढ़ाऊं, प्राइस कम करूं के जो प्राइस चल रहा है वो चलने दूं? कांस्टेंट रखना चाहिए। प्राइस शुड रिमेन द सेम। ये बराबर। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या हुआ? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो ज्यादा क्या है? तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? फॉर बोथ दिस केस देर इज एक्सेस डिमांड, जिसको अपन, थैंक यू, जिसको अपन डेफिसिट नहीं बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसको बोलते हैं एज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, ओके। तो स्कार्सिटी के RCT बोलती है ये। तो स्केर्सिटी में प्राइसेस क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो जब कोई चीज का शॉर्टेज, इसको है ना स्केर्सिटी को शॉर्टेज भी बोलते हैं। तो जब कोई चीज का शॉर्टेज होता है तो उसका प्राइसेस बढ़ जाता है। जब कोई चीज अबंडेंस में अवेलेबल होता है तो उसका प्राइस कम। तो अगर मेरे को डिमांड कर्व बनाने का रहेगा तो मेरे को बताना अक्षिता, हाउ डज द डिमांड कर्व स्लोप? तो मैंने तो डिमांड के बारे में पूछा, बोल। डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है। दोनों का जहां पर मिलन हुआ
वो इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी। अब मेरे को एक बात बता, हर बार इक्विलिब्रियम मिले ये जरूरी? या तो आप इक्विलिब्रियम के ऊपर हो सकते हैं या तो इक्विलिब्रियम के नीचे। चलो इक्विलिब्रियम के ऊपर का बात करते हैं। व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहने से मैं अगर इधर 2 पॉइंट लेता हूं, ये ए है, ये बी है, तो अपन लिखते हैं एट P1 बी पॉइंट इज ग्रेटर देन ए पॉइंट। बी पॉइंट राइट में है, ए पॉइंट लेफ्ट में है, तो बी ए से बड़ा है। बी पॉइंट कौन से कर्व पर है? सप्लाई। ए पॉइंट कौन से कर्व पे है? तो कहना से सप्लाई इज, ओके मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और लिखता हूं ए इज लेस देन बी। ए बी के मुकाबले में कम है, therefore demand is less than supply. If demand is less than supply, it is called as excess supply, और excess supply का दूसरा नाम surplus है। therefore प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होएगा ना, तो प्राइस विल फॉल। जो मैंने ऊपर तेरे को पढ़ा है ना टेबल में, वही चीज मैं तेरे को डायग्राम में पढ़ा रहा है, कुछ नया थोड़ी पढ़ा रहा है। चल द सेम थिंग, इसको इसका उत्पत्ति अभी बट बेटा लॉजिकल है ना, तूने मेरे को ऊपर, तूने ही तो बोला था लॉजिक करने थोड़ा टाइम है ना। पजल सॉल्व कर रही है, बोल रही है भगवान। चलो एट P2 अपने पास एक और पॉइंट मैंने लिया। यस, एट P2 सपोज इफ देर आर पॉइंट्स G एंड J, तो बताओ हु इज ग्रेटर देन हुम? मतलब कहना है से J पॉइंट इज ग्रेटर देन G पॉइंट। देख ये अभी है नहीं है, समझ नहीं रहा मेरे को। तो तुझे ये कैसे समझा कि B A से ग्रेटर था? इसीलिए है ना, इसीलिए मैं नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मतलब तुझे तुझे यहाँ पर ये वाला पॉइंट कैसे, अरे इरेज हो गए, ये वाला पॉइंट कैसे समझा फिर? अच्छा तो ये, इसमें जे ज्यादा दूर नहीं था? कभी कभी लगता है रिटायरमेंट ले लूं मैं, नहीं हो रहा है मुझसे सहन। मैं कुछ और करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ना कोई जिधर जिधर क्लासेस है ना उधर जाकर, हाँ अन्य का धंधा करूँ यार। ये सहन नहीं हो रहा है मेरे से यार, कभी कभी। अरे सर तो फिर हम लोग को फ्री में दोगे ना तो? वे मतलब बत्ती जलना इम्पोर्टेंट। लवले। तो अक्षिता, जे पॉइंट कौन से कर्व पे है? डिमांड। जी पॉइंट कौन से कर्व पे है? तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गया। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देर विल बी एक्सेस डिमांड एंड देयरफॉर देर विल बी अ राइज इन प्राइस। हाँ तुम लोग बार बार बोल रहे हो तो लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सरप्लस, इसको बोलते हैं स्केर्सिटी। मजबूरी है मेरा बेटा, क्योंकि जितना टाइम मैं अपनी बीवी के साथ स्पेंड नहीं करता हूँ ना आजकल, उतना तुम्हारे साथ कर रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन तो लेक्चर में रहता हूँ। अरे हाँ ना मुझे डर लग रहा है, आर्यन, हृदय, वेदांत किधर हो?
तुम तीन ही मेरी उम्मीद हो सालों, जाने दो। हाँ बोलो ना सर। चल देख वेदांत, साहिल और तनिष, बेटा धोखा हुआ है मेरे साथ। जाने दे, मैं तेरे को कहानियां बताऊंगा ना तो तेरे को रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद रहेगा। तुम लोग इतना पकाओगे ना मेरे को कि याद रहेगा मुझे। जाने दे। सो चल, अभी एक और पॉइंट बचा है एट पॉइंट पी, बराबर। पी पॉइंट पर वी गेट ओनली वन पॉइंट कॉल्ड एज ई, हाँ। और ई पॉइंट पे वी गेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहेगा तो मुझे बताओ क्या हम लोग प्राइसेस चेंज करेंगे कि प्राइस कांस्टेंट रखेंगे? तो यहाँ पर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक इकोनॉमी के अंदर कहाँ पर प्राइस होना चाहिए? अबव द इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बिलो द इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कि एट द इक्विलिब्रियम? बिकॉज एट द इक्विलिब्रियम वी गेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये क्लियर है? श्योर हो? पक्का? छापो, तेरे लिए कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, तू ये छाप और ऑब्जेक्टिव्स करना कर, तुम्हारे लिए अभी भी एक दो कॉन्सेप्ट बाकी है। यस, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव्स तो सॉल्व करेगी ना, पर यू डोंट हैव एन ऑप्शन। यू कैन टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई वांट यू टू, वही जो मैंने ऊपर लिखा है, डिटरमिन। ये नहीं नहीं, तुम्हारे लिए इसी चैप्टर का ये एक पार्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आर्यन, तेरे लिए आज का लेक्चर खत्म है। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स गिवन इन प्रोफेशनल एकेडमी का मटेरियल। निकिता, उसको नहीं करना है, तेरे को तो करना है ना बेटा। हाँ नहीं, पर वो टाइम वेस्ट करेगी तेरा, फिर मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूंगा, फिर तेरा नहीं कंप्लीट होएगा। हाँ ओके, कैन यू नाउ शट द एवरीथिंग अप? नो, वापस करना। तू लेकर नहीं आई है आज, वो मेरा गलती थोड़ी है, और मेरे को तो इसमें और भी करना है। प्रेक्षा आज क्यों लेक्चर मिस किया? क्या इम्पोर्टेंट है यार ये, बहुत, ये वाला कॉन्सेप्ट स्पेशली तो ही है। अभी क्या हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्यों ऐसा सोचती है कि वो कौन से चैप्टर का है? कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ हाँ। चैप्टर 5 के अंदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके एक चैप्टर है, उसका आंसर है ये, जो हेडिंग है वही आंसर है। बिकॉज आई डोंट वांट यू टू स्टडी इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज, आई वांट यू टू स्टडी कॉन्सेप्ट वाइज। एग्जाम में थोड़ी ना को चैप्टर वाइज पूछने वाले बेटा। हाँ, सरप्लस, स्केर्सिटी या तो इक्विलिब्रियम। तो अगर तुमको चाहिए तो इधर तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, या तो इकोनॉमी में सरप्लस होता है, या तो इकोनॉमी में स्केर्सिटी होता है, या तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है। चलो, यहाँ तक हुआ है। हाँ, वापस जब नए वाले डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे ना, मतलब इट्स ओके, आई थिंक यू शुड सी, यू शुड फोकस ऑन योर एकेडमिक्स, दैट इज द बॉटम। गॉसिप चाहिए, बट देख गॉसिप के चक्कर में ना बेटा नुकसान ही होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आज अगर मैं अभी भी ये सारी चीज़ों का दिल पर लेकर बैठेगा ना, तो मैं कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा ऑन द मेन वर्क विच इज़ ऑन हैंड, फॉर विच यू हैव कम टू अस, फॉर विच यू हैव ट्रस्टेड अस। मैं अनु
वैसा ही होता है अभी है ना। और पता नहीं मतलब ऐसा क्या गलत हो गया था, आई डोंट नो दैट, बिकॉज this level का service was provided to you all. No, nobody provides at 11th standard, nobody. And look at what is happening right now also in 12th standard. जो क्वालिटी 12th में नहीं है वो 11th में कहाँ से मिलने वाला है। देर आर स्टिल कितने सारे लोग थे, मैंने वो लोग बच्चे लोगों को आना है, बट एज यू नो पेरेंट्स छोड़ो ध्यान दो, अभी धंधे पर ध्यान देते हैं। तो बेटा देर आर, मैंने एक पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, केस नंबर 1। डिमांड क्या हो रहा है बेटा, डिमांड का एरो किधर है, ऊपर। ऊपर मतलब डिमांड इज इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, डिमांड इंक्रीज हुआ। डायग्राम में मत देख, वो देख, ओके आई विल हाईलाइट इट। केस नंबर 1, मैं तू टाइम वेस्ट करना चाहती है मेरा, और कुछ नहीं। सो केस नंबर 1 में कैन आई से व्हाट इज हैपनिंग इज डिमांड इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई कांस्टेंट है। तो मुझे बता, कैन आई से मैंने एक इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाया है जहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, दोनों का जहाँ पर मिलन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस मिला, डिमांड इंक्रीज किधर होता है, टू द राइट होता है कि टू द लेफ्ट होता है। तो कहना है से डिमांड कर्व राइट में जाएगा D1। अब D1 ने एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है सप्लाई कर्व पे, विच इज एट दिस ब्लू कलर का डॉट। तो क्या हुआ, एट दिस पॉइंट प्राइस P1 इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी Q1 भी इंक्रीज हो गया जब डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हुआ। तो अगर मैं तेरे को बोलूं डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई कांस्टेंट, चलो गेम खेलते हैं। इधर देखो, तू तेरा एमसीक्यूज कर सकते, ये तेरे को नहीं है, खेल। राइट हैंड कौन सा कहो, डिमांड, लेफ्ट हैंड सप्लाई कहो, तू तेरा लेना। राइट हैंड डिमांड, लेफ्ट हैंड सप्लाई। डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज, तो ऊपर कौन है, तो डिमांड इज, ये सप्लाई है, हाँ, तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई देयर इज स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी में प्राइस राइज होता है। तो देख यहाँ पर प्राइस राइज हुआ। हाँ हाँ हाँ, बाद में लेकर जाना। ये समझा, बोल अभी नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या करूँ। हाँ, क्या करूँ क्या पर, डिमांड लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगा, मतलब कहना है से डिमांड कर्व डिक्रीज होगा। ये हो गया D1। अच्छा, इक्विलिब्रियम का एक डंडी गायब है, ये Q। बोलो नया इक्विलिब्रियम सप्लाई कर्व का किधर हो रहा है, डिमांड कर्व के साथ। इज दिस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इज दिस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन। मतलब कहने से वो जो मिडिल वाला जो पॉइंट है, ये अपना नया प्राइस P1, ये अपना नया क्वांटिटी Q1, प्राइस फॉल होएगा, क्वांटिटी भी फॉल होएगा, ये E1 ये भी E1। अच्छा, गेम खेलेंगे तो यही आंसर आएगा। राइट हैंड कौन सा कर्व था, लेफ्ट हैंड कौन सा कर्व था, क्या हुआ, कौन कम हुआ, तो डिमांड डिक्रीज हो गया। तो ऊपर कौन है, सप्लाई, नीचे कौन है, डिमांड, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, मतलब सरप्लस, सरप्लस में प्राइस क्या होता है, फॉल होता है। सो कैन आई से वी आर एबल टू डिटरमाइन द प्राइस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या बोला, वी आर एबल टू डिटरमाइन द प्राइस विद द हेल्प ऑफ। अभी नेक्स्ट वाला केस क्या है, केस नंबर 3, डिमांड इज रिमेनिंग एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो अभी कौन सा कर्व शिफ्ट होएगा, सप्लाई शिफ्ट होएगा, किधर शिफ्ट होएगा, किसके राइट में, ये सप्लाई का राइट में जाएगा। पर बहुत सारे लोग हैं ना वही गलती करते हैं, क्योंकि डिमांड को, अपने को आदत क्या होता है, डिमांड का राइट,
अच्छा, अपन ने पहले दो डायग्राम में भी क्या किया, डिमांड का राइट, डिमांड का लेफ्ट। ये सब बस ये समझना जरूरी है कि किसके राइट में। तो इफ यू सी, मैं चारों डायग्राम को एक पर्सपेक्टिव से बताता हूं। ऊपर वाले दोनों डायग्राम देख, डिमांड का राइट, डिमांड का लेफ्ट। नीचे वाले दोनों डायग्राम देख, सप्लाई का राइट और सप्लाई का लेफ्ट। बराबर है? श्योर है? पक्का? क्लियर है? ये कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट नहीं है? ये चारों डायग्राम बना, तेरे को जैसा ठीक लगे। तेरे को अगर तेरा साइज अगर नोटबुक का स्मॉल है तो तू दो डिमांड दो दो करके बना, और अगर एक चारों बना सके, योर चॉइस। ये इसका कंटिन्यूएशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस के बाद। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तू जा बेटा, हो गया आज का लेक्चर तेरे लिए, चिल मत। अभी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हम लोग। मेरे को बोल रहे हो सर? हाँ, अच्छा, ये ठीक है। सीए फाउंडेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके। जम रहा है बेटा वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए? डिमांड का राइट, डिमांड का लेफ्ट, सप्लाई का राइट, सप्लाई का लेफ्ट, डोंट फॉरगेट दैट। और इक्विलिब्रियम किधर लेने का बेटा? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन होता है वहां पर। बाद में वही चीज वापस सॉल्व करने का। या तो एक्स्ट्रा बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं। यू नीड टू परचेज अ बुक बाय द नेम ऑफ पादुका और क्रैकर और टैक्समैन। पादुका, क्रैकर, टैक्समैन, तीनों में से कोई भी एक बुक में और बहुत सारे एमसीक्यूज है। और बाद में भी तो तेरे को कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ही तेरे को आएगा। हाँ मतलब, और इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तू पढ़ रही है, आज से 4 दिन के बाद भी मुश्किल से याद रहने वाला है। अपने को टाइम मिला तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट। आज ये भी एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट खत्म करने का कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। 15 मिनट तो 15 मिनट, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये अपना कौन से क्वेश्चन तक हो चुका है? अभी 60 तक हो गया है सब। उसके बाद 76, 77, 78 हो गया है। 82 तक सब हो गया है। परफेक्ट। तो आई थिंक वी विल बी इन अ पोजिशन टू स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। पर मैंने आर्यन को भेज दिया, आई सकावत। कोई नहीं, सीए फाउंडेशन का एक और कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर का, वो पेंडिंग है, वो करवा लेगा। क्वेश्चन नंबर 83 करो। 84, 85 हो गया है ना? 89 करो, 90 करो, 91 करो। हम्म, मैं वहां पर आकर देखता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है ठीक से। हाँ वही, मतलब बहुत कम दिख रहा है, लग तो अच्छे रहे। नहीं, नहीं। और तूने एरोज वगैरह दिया है क्या, जैसा मैंने दिया है? प्राइस राइज। मस्त। सो आई थिंक ये 4 ही एमसीक्यूज है जो अपन कर सकते हैं। बाकी तो मेरे को लगता है सिर्फ अभी 100 वाला एमसीक्यू पेंडिंग है। उसके बाद 116, 117, 118, 119 बाकी रहेगा, और 120 बाकी रहेगा। सो ये 20-25 एमसीक्यू है जो नेक्स्ट चैप्टर के रिलेटेड है। सॉल्व दीज 4 एमसीक्यू। हाँ वो बाकी वो सब यूटिलिटी के हैं। 4 ही करना है बेटा। 83, 89, 90, 91। फिर एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने सोचा था कल करवाएगा, पर मैं आज ही करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने आर्यन को बेचारे को भेज दिया। मेरे को नहीं लगा था कैसे इतना जल्दी हो जाएगा एमसीक्यू। हो जाएगा अपना, 9:30 तक हो जाएगा।
नहीं नहीं 1 आवर है, बट अपने पास और ऑब्जेक्टिव्स है ना, 12th स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे, भले ही टेक्स्ट बुक में करो पर करो। वो चारों के बाजू में ना एस लिख दो, और वहां पर अपन लिख देंगे कि ये चारों डायग्राम से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक ही एमसीक्यू है जो डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आप लोग 12th स्टैंडर्ड के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके 2-3 क्वेश्चंस करो, एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट, आई विल सॉल्व। इफ नॉट, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए बैठ सकते हो। सो एक मेथड करना है, बट उसके पहले ये चारों ऑब्जेक्टिव्स का आंसर। चल, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर्स है। हाँ, डी डी इज द आंसर। ये कौन सा केस है? कहना इसे दिस इज केस नंबर 1, तो वहां पर लिख दो ड्रॉ केस नंबर 1। इंक्रीज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, क्योंकि क्या हो गया बेटा, स्केर्सिटी हो जाएगा यहाँ ना। सो स्केर्सिटी की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड का जब राइट में शिफ्ट होता है तो प्राइस भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है, क्वांटिटी। करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बोलो 89 का आंसर पक्का? कैन आई से दिस इज योर केस नंबर 4, तो वहां पर लिख दे ड्रॉ केस नंबर 4 एस के बाजू में। और आपका आंसर पक्का ए आया, इंक्रीज और डिक्रीज। इसको बोलते हैं नसीब, क्योंकि अभी पढ़ा और अभी किया ना, इसके लिए तुरंत आंसर आता है। एग्जाम में वो एग्जाम में एग्जाम में क्लिक नहीं होता है वो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, कैन आई से दिस इज अगेन डी करेक्ट आंसर, केस नंबर 2। अभी 91 में मजा आएगा। कैसा आया ये तेरे को? ये अरे 90th का आंसर डी आया। हाँ, करेक्ट। सो कैन आई से डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुआ है, तो डायग्राम हो ही नहीं सकता है बेटा, वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तुझे। सो इन दिस केस देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायग्राम, क्योंकि अपन ने ऐसा कोई केस पढ़ा ही नहीं। इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या है कि डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही। खरीदना क्यों? तो वहां पर ऐसा थोड़ी पूछा है तेरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ा है, सप्लाई बढ़ा है, तो आउटपुट बढ़ा। पर प्राइस के बारे में पता नहीं है, क्योंकि प्रपोर्शन नहीं दिया। अगर वो लोग बोलते डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो प्राइस बढ़ता। अगर वो लोग बोलते कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई तो प्राइस कम होता। अगर वो लोग बोलते डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तो प्राइस कांस्टेंट रहता। उन्होंने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अपने साथ शेयर किया नहीं है। बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट लॉजिक, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तूने जुगाड़ लगाकर आंसर राइट निकाला, आंसर ए है, बट जुगाड़ नहीं चाहिए ना, मेरे को चाहिए कि तेरे पास लॉजिक हो। when demand and supply both increase, one thing is certain कि आउटपुट will increase, क्योंकि डिमांड भी बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया, तो आउटपुट बढ़ेगा। बट प्राइस बढ़ने के लिए तेरे को क्या लगेगा? प्रोपोर्शन लगेगा। हाउ डू वी कम टू नो दैट देर इज अ राइज इन प्राइस, फॉल इन प्राइस और कांस्टेंट प्राइस? when demand is greater than supply, we know that price will rise. When demand is less than supply, we know that there will be a fall in price. But if demand is equal to supply, do we know that price is equal, कांस्टेंट रहेगा। पर यहां पर तो वो लोग ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, ग्रेटर है, लेसर है, इक्वल है। ये तो तेरे पास आज डायग्राम बना हुआ है तो तू देखकर जवाब दे रही है, नहीं होता तो। पर मैं तुझे वही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये बिना डायग्राम के ही आंसर आएगा। फॉर दिस देर इज नो प्रपोर्शन। आर वी क्लियर? चाहिए तो एक नोट लिखो तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए सोल्यूशन में। किसके लिए? ये किसी को मिलकर आई रहेगी। नहीं है यार, ये गजब आदमी है। लिखो
मैं वही फ्रेम कर रहा हूँ. When demand increases, comma supply increases. When demand increases, supply increases. सारे अबे बहुत है. DEFG प्रॉपर अपने वाला सिंगल वर्ड वो सब करते. तो मैंने कहाँ तक लिखा है यार? When demand increases, comma supply increases, quantity will certainly rise. Quantity will certainly rise, but there is an uncertain effect on price. But there is an uncertain effect on price. Comma, price may rise, fall or remain constant. मैंने क्या लिखवाया? When demand increases, supply increases, quantity will certainly rise, but there is an uncertain effect on price. Price may rise, fall or remain constant लिखना है. For certainty on price, we need to know the proportions. For certainty on price, we need to know the proportions. Bas. So, I want you to solve question number 1, 2, 3 at least. तो इससे अपना भले ही अपना ये वाला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ के हो जाएगा. कल के क्लास में तुम लोग मेरे को नहीं, पर तुम्हारा टेस्ट है ना, ये भी जाने का. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 एंड देन टेक अ ब्रेक. पेज नंबर बताऊं? करेक्ट, 106. फिलहाल ये चैप्टर खत्म हुआ है तो इसका मेरे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का था ना. रुको ना प्लीज, सॉरी, वो भी पढ़ा ही देता हूँ. पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड एक बचा ही है तो तू नहीं, तू चिल मत, तेरे क्या. पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी. हाँ बोल ना निकिता. लेक्चर पॉइंट नहीं, हाँ फालतूगिरी नहीं, इधर ही चुपचाप बैठने का. लेक्चर, हाँ लेक्चर हैज टू बी अटेंडेड. तो तेरे को डाउट नहीं है? फिर तुम निश्चित सर को पढ़े देखेंगे. अपन पहले ये खत्म करते हैं. पॉइंट या तो ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अपन ने ऑलरेडी 2 मेथड किया था. कौन सा 2 मेथड किया था? रेशियो मेथड. वही. अब इस मेथड में ना एक फॉर्मूला है dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q, जो तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. इलेवेंथ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन, याद है क्या? dy अपॉन dx वाला एक फॉर्मूला था. सेम फॉर्मूला है ये. सो फॉर्मूला क्या बना? dq अपॉन, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूं, अपॉन dp इंटू p अपॉन q. ये फॉर्मूला है. अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू -100 प्लस 10p and price is 15. इतना इंफॉर्मेशन से तुम कुछ फाइंड आउट कर सकते, कुछ तो फाइंड आउट कर सकता है. सोच समझ के दो मेरे को, क्या फाइंड आउट कर सकते हो? तो p मिलेगा, p का वैल्यू डाल के p मिलेगा. तो कहने से मुझे मिलेगा -100 प्लस 10 इंटू 15 विच इज इक्वल टू -100 प्लस 150. देयरफॉर मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 50 है. अब क्या इतने इंफॉर्मेशन से मैं रेशियो मेथड या आर्क मेथड का यूज कर सकता है? इतना ही इंफॉर्मेशन है.
चेंज नहीं दिया है, करेक्ट, इसीलिए इस मेथड का नाम पॉइंट है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट ₹15 कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एट आउटपुट 50 एंड प्राइस 15 व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि अगर तेरे को रेशियो और आर्क मेथड यूज करना है तो तेरे को उसका डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस तो है ही नहीं अपने पास, तो क्या करने का, तो अपने को इसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने का। फॉर्मूला के अंदर डी क्यू अपॉन डी पी चाहिए। तो एक स्टेटमेंट तुम लोग लिखते थे जब ये चैप्टर पढ़ते थे, जो था यस, डिफरेंशिएटिंग क्वांटिटी विथ हाँ चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, वो बोल रही है। सो डिफरेंशिएटिंग क्वांटिटी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, अपने को मिलेगा डी क्यू अपॉन डी पी एज 10। सर ये 10 किधर से आया, देखो चाहिए तो तू मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक लगा, या तो प्राइस का जो भी कोएफिशिएंट है वो डी क्यू अपॉन डी पी है। तो अगर यही इक्वेशन में क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू -100 प्लस 5p होता तो डी क्यू अपॉन डी पी 5 होता। यही इक्वेशन में अगर ये -100 प्लस 2p होता तो डी क्यू अपॉन डी पी 2 होता। तो शॉर्टकट में डी क्यू अपॉन डी पी इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस, क्योंकि रेस टू वगैरह नहीं है। जब तुम मैथ्स करते थे तब उसमें रेस टू द पावर ऑफ 2, रेस टू द पावर ऑफ 3, रेस टू द पावर ऑफ 4, उसमें कोएफिशिएंट नहीं ले सकते हो, बट ये रेस टू द पावर ऑफ 1 है। सिंपल, तो इतना है, अभी नहीं किया तो मैं कुछ कर नहीं सकता है, 12th में भी करोगे। तो सिंपल इतना याद रख कि यू हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस। सो हैव यू गॉट डी क्यू अपॉन डी पी एस 10, प्राइस गिवन है कितना है, क्वांटिटी सप्लाइड हमने कैलकुलेट किया, तो अपना फॉर्मूला में जो भी रिक्वायरमेंट है क्या वो सारी चीजें हैं अपने पास, करेक्ट, आंसर इज 3। सो फॉर्मूला के अंदर क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख, डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो डी क्यू कितना है मेरा, अपॉन डी क्यू अपॉन डी पी इज 10, पी कितना है 15, और क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 50। सो 150 अपॉन 50, माई आंसर इज 3। दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग विच मेथड, पॉइंट मेथड। क्लियर है ये। तो अगर आर्क के बाद जगह रहेगा तो उधर लिख, नहीं है तो जिधर तुम लोग को है उधर लिख, नहीं है कोई बात नहीं। तो वहां पर है ना सिर्फ स्टार मार्क करके लिख दे पॉइंट मेथड आफ्टर इक्विलिब्रियम करके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आर्क मेथड के वहां पर जाओ, आर्क मेथड के वहां पर जाकर लिखो स्टार मार्क करके पॉइंट मेथड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, या तो आफ्टर इक्विलिब्रियम डायग्राम। यस, वो जो तूने किया था वो डिमांड का था, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग था। नहीं रे, वो सप्लाई का है ना, ये वाला सप्लाई का ही है। हाँ, इधर लिख दे, कोई बात नहीं। तेरे को आंसर्स आ रहे हैं क्या पर, कभी सेकंड कर और जा, आई एम ओके विथ इट, वी विल हैव अ डिस्कशन। जा मुंह धोकर आ। तो इसका मतलब तो वो अच्छा पढ़ाते हैं फिर तुम लोग, है ना, मतलब मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा है, तुम लोग पहला तुम्हारा पॉइंट ये था कि समझ में नहीं आया। तो ये लोगों का कैसे पहले हो रहा है, आई डोंट अग्री विथ यू बट
मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ, बट आई कंफ्यूजन वाले पॉइंट पे आई डोंट अग्री विथ यू, दैट्स इट। बाकी आई एम ओके। तुमको निश्चित सर का अच्छा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि आई अंडरस्टैंड दैट, बट नॉट बिकॉज वो एक्सपीरियंस टीचर है। ऐसा नहीं है कि इट इज हिज फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग एंड ही इज टीचिंग सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में भी निश्चित सर है और राकेश सर है, वहाँ पर इशू नहीं आ रहा है। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव, क्योंकि आज अगर जो बंदा सीए फाउंडेशन में 25 बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं निश्चित सर के साथ ही, वहाँ पर इशू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्यों आ रहा है? बिकॉज रहेगा तुम्हारा एक प्रेफरेंस है किसी फैकल्टी को लेकर। और अगर वो एक नए टीचर होते ना तो आई वुड हैव अग्रीड टू यू कि भाई वो बहुत सालों से पढ़ा रहे, और आज ऐसा नहीं है कि ये इनका फर्स्ट बैच है 12th का या सीए फाउंडेशन का। ही इज टीचिंग इन मुलुंड ऑल्सो, ही इज टीचिंग इन मुंब्रा ऑल्सो, बट ओनली वी हैव अ प्रॉब्लम। जाने दीजिए अपन, लेट्स, आई थिंक द प्रॉब्लम इज बीन रिजॉल्व। वैसे भी ये लास्ट वीक ऑफ लेक्चर है, तो तो घर पे अपन मम्मी के पापा के साथ एक बार बात कर ले, मेरा बात करवा दे। इफ ही इज ओके दैट यू आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर, देन आई एम ऑल्सो ओके। तो वो तेरा गलती है बेटा, इट इज नॉट आवर मिस्टेक। इट इज योर मिस्टेक दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज आई गेव द टाइम टेबल ऑन सैटरडे और संडे इवनिंग। You had, I am talking right now, you had 7 days to prepare, in which you had a Monday one lecture, Tuesday, Monday को cancel हो गया because of rains, Tuesday was a holiday. I am not responsible for your incompetence. You are supposed to be blamed for not preparing even after the time that you had on Monday, Tuesday, Wednesday only one lecture, Thursday only one lecture. Now you are complaining that you are not done. I am sorry, I am not even listening to you. I am not listening. It is your problem. So you cannot tell me because I want to prepare for test on Sunday, I don't want to attend the lecture. You have to attend the lecture because you have anyways. I still will not appreciate you going home. If your parents are okay, you can go. I will talk to your parents. Then you cannot argue on that, no. You want to go home, I am allowing, but there is a condition, and the simple condition is that your parents should be aware that sir ऐसा लेक्चर लेने वाले हैं और आपके बच्चे को नहीं बैठने का है। तेरे पापा और मम्मी और में से कोई भी एक जन मेरे को बोलता है भेज दो, मैं भेज देगा। फिर मेरे को अगर तुम लोग ने कभी भी बोला है या निश्चित सर को, मैं निश्चित सर को इसके बाद फोन करके बोलेगा सर इस चैप्टर का अगर कोई डाउट आया ना, यू डेयर टच इट, बिकॉज ऑल दीज लेक्चर्स आर प्लान्ड फॉर यू, कि वो चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर लो, क्योंकि उस फैकल्टी ने पढ़ाया हुआ है। मेरे में अगली बार आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई विल नॉट कीप इवन अ सिंगल सेशन ऑन दैट, because you chose not to attend the lecture, not my problem. I am fulfilling the commitment which we gave, कि अगर वो चैप्टर है उसमें कुछ इश्यूज है, तुमने मुझे बताया था। ये ना बहुत मिसकम्युनिकेशन है और ये सही नहीं है तुम्हारे एंड से। तुम लोग ने बोला था सर होमवर्क के सम्स नहीं करवाते, अब सब जब होमवर्क के सम्स करवाने के लिए आज अलग से लेक्चर ले रहे, नहीं नहीं, इट कैन नॉट बी अ पर्सन टू पर्सन, इट इज द बैच। तो आज अगर एक बच्चा भी मेरे को बोलेगा हृदय, तो मेरे को नहीं बोल, हृदय इज वेरी कंफर्टेबल विथ राकेश सर बाय द वे, हाँ, तभी मैं उसका बात मान के उनको कंटिन्यू करूँ क्या? तो तू नहीं, मेजॉरिटी तो आज मेजॉरिटी में मेरे को तुम लोगों ने ही बोला था होमवर्क के सम्स नहीं होते, मेजॉरिटी लोगों ने बोला था। सो आई, हाँ, तो आज वो करवा रहे हैं, तो यू शुड बी अटेंडिंग द लेक्चर। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। हो गया है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई टोल्ड यू व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट। यू वांट टू गो, यू कैन गो, आई नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, when a communication is made in the classroom, it was made from everybody and I took that communication. In fact, if you remember, I had written down, I still have it.
इसके लिए मैं राइटिंग में लेता हूँ कि भाई तुम लोग मेरे को बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम था। उसमें से एक प्रॉब्लम तुम लोगों ने बोला था कि सर बहुत फास्ट जा रहे, दूसरा प्रॉब्लम तुमने बोला था कि सर होमवर्क के सम्स नहीं करवा रहे। तो आज तूने नहीं बोला था, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास। मैं सुनूं क्या हृदय का, मैं सुनूं क्या किसी और दो तीन लोगों का, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि जीनल और अर्चिता को प्रॉब्लम है कि नहीं, बिकॉज दे हैव नेवर बीन एक्सप्लिसिट अबाउट इट। और मैं उन तक गया भी नहीं है पूछने के लिए, बिकॉज मैं बोला छोड़, मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं ना नहीं जम रहा है, तो मैं मेजोरिटी का ले रहा है। सो लास्ट टाइम निकिता तेरा बात नहीं चल रहा है, पूरे क्लास के लिए लेक्चर चल रहा है, तो आप भी उस क्लास का पार्ट हो, आपको भी आइडियलिस्टिकली तो वो लेक्चर बैठना चाहिए। नहीं बैठना है वो आपका चॉइस है। आई एम लेटिंग यू नो ऑन रिकॉर्ड दैट देयर विल बी नो लेक्चर्स केप्ट एडिशनली फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स in this chapter in the future, because today's lecture is for that problem and you are choosing not to attend that class. So all those who are not attending class, you are free to go. Ensure I talk to your parents, then you go, and there will be no lectures is what you should understand. मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, मेरे लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर मेरे लिए अटेंड कर रहे हो नहीं, लेक्चर इज फॉर यू टू अटेंड। मेरा लॉस है। यही चीज अक्षिता ने लास्ट ईयर भी किया था, जब मन में आता था तब लेक्चर बैठती थी, जब मन में आता था तब लेक्चर नहीं बैठती थी, और आज उसका हालत क्या है वो तुझे भी पता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तेरा वो हालत होगा, बट पॉसिबिलिटीज है, लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि जो हमने आज पढ़ा है वो अपने को फ्यूचर में याद आए ना, ये जरूरी नहीं है। इससे अच्छा ये होता है कि एक बार लेक्चर अटेंड कर लेना चाहिए। मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, निकिता, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड चैप्टर के अंदर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। डिमांड फॉर पेप्सी, डिमांड फॉर कोक। करेक्ट, व्हाट, परफेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी इनकम एंड रियल इनकम? करेक्ट, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तूने परचेसिंग पावर बोला, वही बहुत एक्यूरेट वर्ड है। सो रियल इनकम इज द परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर इज द खरीदने की क्षमता। फिर और भी अगर तुझे याद आता है तो बोल, ये रियल इनकम, परफेक्ट। एंड व्हाट इज मनी इनकम? वो एग्जाम्पल ले रही है तू। तो मनी इनकम इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। जो पैसा हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं मनी इनकम। तो देख, तेरा 99% कॉन्सेप्ट क्लियर था, 1% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। वो 1% से वैल्यू एडिशन होता है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तेरे केस में 99% है, पर बहुत सारे केस के अंदर इट इज नॉट इवन 99%, इट इज 60 to 70%। So you decide. I don't have a problem, but with the conditions which I have told, I don't have any problem. ये लिखा क्या? डन है। I want you to solve question number 1, 2 and 3. SYJC objectives. तो मैं आज के लेक्चर का ये रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ओनली ऑब्जेक्टिव्स है। कुछ डाउट रहेगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई मेजर इशू आना चाहिए।